एंड नमस्ते टू एवरीवन। आप सबका स्वागत है पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स में। मैं हूं अमर और आज मेरे को लग नहीं रहा है कि मैं काम पे आया हूं, क्योंकि मैं इन लोग की बातें सुन रहा था, ऐसा लग रहा था कि हम लोग अपने ड्राइंग हॉल में बैठे हैं। बिल्कुल बहुत अच्छी सी वाइब है और बंदिश बैंडिश का बहुत लोग कब से इंतज़ार कर रहे हैं। आप लोग जब अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे थे तो होता है ना, सबका एक सपना होता है कि यार ये आई वांट टू टिक ऑफ, ये मुझे करना ही है। ऋत्विक, यू तो हैव जस्ट स्टार्टेड, बट और बहुत लोग शायद यहाँ पे हमारे साथ ऐसे जिनके सपने पूरे हो चुके हैं। तो अगर मैं आप लोग से पूछूं, आपसे स्टार्ट करूं, तो कौन सा एक सपना था जो आप लेके आए थे शायद? कि 2 वक्त का खाना मिल जाए। तो नहीं, बिल्कुल वही था। जी। तो और मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात है। कुछ दिन पहले कोई कह रहा था कि अरे उसका कुछ नहीं हो, किसी और के बारे में कह रहा था कि उसका कुछ नहीं हुआ। तो मैंने वही कहा कि अगर इस फील्ड में, इस शहर में आके कोई अपनी जिंदगी जी लेता है तो मेरे लिए वो स्टार है। बहुत मुश्किल चीज़ है इस फील्ड में, इस शहर में जीना। तो बस यही था यार कि बस जी ले। तो बस जी गए जी। अरे वाह, लवली। ऐसा कोई सपना था नहीं यार सच्ची में। मतलब आई थी, मैं तो ऐसा सोच के आई थी कि मैं 2 महीने के लिए आ रही हूँ। हाँ। देखा जाएगा, कुछ हो गया 2 महीने में तो ठीक है, नहीं तो मैं तो जा रही हूँ दिल्ली वापस। अच्छा, प्लान भी रेडी था? हाँ, मतलब प्लान मतलब इतना था कि 2 महीने ट्राई करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। तो 2 महीने में दुआ से हो गया तो फिर रुक गए। और क्या हुआ? मेरे फादर गुरुदत्त के बड़े फैन थे जी। और मुझे बचपन से उन्होंने उनकी सारी फिल्में दिखाई और मुझे एक हैंड ऑपरेटेड प्रोजेक्टर भी लाके दिया था। तो जो स्पूल्स आते हैं ना, खरीद के लेके आते थे किलो के भाव से दिल्ली से वो, और वो हम चलाया करते थे। उसमें साउंड नहीं होती थी ऑब्वियसली। तो मेरा सपना तो मतलब एक ऐसा था कि बस फिल्मों की दुनिया में जाऊं। कुल मिला के ये सपना था। मुझे ये नहीं मालूम था किस तरह से क्या होगा, बट फिल्मों की दुनिया बहुत आकर्षित करती थी। थैंक्स टू अंकल, सबके पास पैसे। ऋत्विक, मैं सपना पूरा तो मैं तो सपना जी रहा हूँ। बिल्कुल। काश ये कभी पूरा हो ही ना और मैं जीते ही रहूँ। अरे लवली। कुणाल? I don't know, I don't define the dream with only your profession. I think that is it's very limiting. तो जैसे अतुल जी कह रहे थे, I think that we are just fortunate to be able to work with something that we feel like we're passionate about, and that is the joy. I mean, the day-to-day existence is the dream. It is the fact कि हम यहाँ पे हैं, हम काम कर रहे हैं. That is the dream alive. I don't think you can peg that मैं ये करूँगा, then I'll get this and I'll get that. I think that the life you live is more important than anything else. You're so fortunate. How many people get the opportunity to make their hobbies into their profession? That is the fortune. Exactly. Yeah, that's great. बिल्कुल, that's very true. बहुत बार एक्टर्स और आर्टिस्ट रियल लाइफ में वो नहीं होते जो वो प्ले करते हैं और उनको जज किया जाता है। टू ऑल ऑफ यू, अगर मैं एक चीज़ पूछूं, जब आप कोई एक स्क्रिप्ट साइन करते हो या कोई एक प्रोजेक्ट पढ़ते हो, वो एक कौन सा नॉन नेगोशिएबल है जो आप सबके लिए इंडिविजुअली जो आप पढ़ते हो और फिर यू आर लाइक, अगर ये है देन आई एम आउट ऑफ इट, इफ दिस इज देयर देन आई एम नॉट साइनिंग इट, अगर एक नॉन नेगोशिएबल की बात करें? मुझे नहीं लगता ऐसी कोई एक चीज़ है, क्योंकि कॉम्बिनेशन होता है मेरे ख्याल से। कोई भी आप अगर जब भी फिल्म के लिए हाँ कहते हैं तो कॉम्बिनेशन होता है। ऑफ कोर्स द स्टोरी टेलर विच इज द डायरेक्टर, बाकी प्रोड्यूसर, पैसे, ये वो सारी चीज़ें होती हैं जी। लेकिन मेरे ख्याल से बहुत ही खराब स्क्रिप्ट वही एक चीज़ होगी मेरे लिए कि नॉन नेगोशिएबल अगर कुछ है तो मेरे ख्याल से वही है कि बहुत ही पसंदीदा है। बिल्कुल ही फिर नहीं नींद आ जाए पढ़ते पढ़ते। हाँ, ये सब वही ऐसे कॉम्बिनेशन ही होता है यार चीज़ों का ना, कुछ आई एम श्योर हम वी एग्री टू वर्क फॉर अ मल्टीपल ऑफ रीजंस। आई थिंक थोड़ा किसी लेवल पे व्हेन यू मीट द पीपल तो वो एक वाइब थोड़ी सही होना ज़रूरी है, यू नो, अ सर्टेन अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट एंड एक वो होना थोड़ा ज़रूरी है, यू नो। फॉर मी दैट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो वो एक one certainly it would be a deal breaker for me. Yeah. I think it's a privilege अगर आप
आपको ये प्रिविलेज है कि आप इस वजह से आप नाक कर दो, वो बहुत बड़ा प्रिविलेज होता है, हर एक के पास नहीं होता है। Of course नहीं होता, हम सिर्फ अपनी बात कर रहे आपने हैं हाँ यार। you have been fortunate I guess. Yeah. बिल्कुल रोल ही फालतू हो तो और क्या हो सकता है, दरकिनार है ना, वही है। अदरवाइज मोरालिटी क्या, अगर आप पूछे तो मोरालिटी को तो क्वेश्चन करना एक्टर का काम है, सही गलत मोरालिटीज होती हैं, बस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हो चीजें तो ठीक है। वेरी ट्रू। आजकल ग्रेज बहुत है, पहले 70s और 60s में या तो वाइट होता था या ब्लैक, एकदम या तो इंसान एकदम 10 on 10 परफेक्ट है या फिर एकदम विलन ही है, एकदम बुरा ही इंसान है। पर आजकल काफी ग्रेज हैं जो कि सबके रियल लाइफ में भी होते हैं। That's true. ऋतिक, Non-negotiable, so I don't know. जी. Too nascent to say something like that. जी. But my mentor Amritpal Bindra, who also runs the management agency that I'm with, the two of us have always spoken in length about a certain something which we discuss always is कि यार we do understand that it's very important to make people think, but it's even more important to make people smile. So every time we look at a project, we just try and figure out कि okay, we are making people think, but are we making people smile too? If there's any moment where we can make people smile, I think we go ahead and do the project. yeah. lovely. Kunal, Now the new non-negotiable is that my character cannot have an upset stomach. That is my, because उसके बाद 2-3 बार I've done roles again, scenes भी हैं, but I said इसके बाद बस हो गया। That's a non-negotiable. तो amazing type casting। very good. Only healthy stuff. What am I saying? Sorry. कभी चीजें इतनी इमेज हैवी हो जाती है ना, that people want to उसी को चलाने, वो कहते हैं ना निचोड़ने की आदत है इंडस्ट्री को। नाउ मैंने ये भी कहीं पढ़ा है कि अगर सेट पे वाइब बहुत अच्छी हो तो इट इवेंचुअली रिफ्लेक्ट्स ऑन द स्क्रीन। और बंदिश बैंडिट्स के सेट के बारे में मैं पूछना चाहता हूँ। आई थिंक एक्टर्स ही एक ऐसी चॉइस ऑफ प्रोफेशन है जो बहुत सारे नए लोगों से मिलते हैं ऑन अ पर डेली बेसिस। प्रमोशंस में हम लोग से जब आप सेट पे जाते हो तो ऑब्वियसली दादा अलग हैं, ड्रेसदादा अलग है, मेकअप टीम है, इतने सारे एडीज हैं। तो जब आप लोग एक सेट पे जाते हो तो आप लोग क्या एक्सपेक्ट करते हो कि यार एन आइडियल सेट शुड बी लाइक दिस, और बंदिश बैंडिट का सेट कैसा था? क्योंकि मुझे लग रहा है एक फैमिली बन चुकी है, बहुत प्यारी सी। That's very true actually. Very very true. और बहुत ही ऐसा लग रहा है कि बहुत ऑनेस्ट, एक बहुत ही प्लेस ऑफ ऑनेस्टी से बनाया है शो। कैप्टन्स, मेरे ख्याल से जो कैप्टन होता है किसी भी सेट पे आप जाओ, जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स हैं, जो लोगों को वहाँ से शुरू हो जाता है कि किन लोगों को आप हायर कर रहे हो। इट इज नॉट ओनली द टैलेंट, बिल्कुल, इट इज ऑल्सो आर दे गोइंग टू जेल विथ यू एंड ऑल दैट। तो वो एक कल्चर है हर एक यूनिट का, हर एक जो हम जहाँ जहाँ काम करते हैं उसका एक कल्चर होता है। और बंदिश बैंडिट्स का कल्चर मेरे ख्याल से आनंद और अमृत ने, जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं और जो दोनों प्रोड्यूसर्स हैं, राइटर्स भी हैं, उन्होंने सेट किया है वो कल्चर। और वो बड़ा प्यारा कल्चर है क्योंकि आनंद खुद एक्टर रह चुके हैं, बहुत सारा थिएटर उन्होंने किया है, तो उसका फ़र्क ज़रूर पड़ता है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि ये एक ऐसी कॉम है जो हर रोज़ अलग अलग लोगों से मिलती है। तो जो जिप्सीज होते हैं ना वैसे होते हैं। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि एक तरफ यूनिट्स भी अच्छे हों, लेकिन एक तरफ हम लोगों में ये फ्लेक्सिबिलिटी भी हो कि हम इतना भी सख्त ना हो कि भैया हम बिल्कुल भी चेंज नहीं होंगे, जैसे हम हैं वैसा यूनिट चाहिए, हम नहीं अफोर्ड कर सकते हैं वो। तो हम में उतनी फ्लेक्सिबिलिटी का होना भी उतना ही ज़रूरी होता है हमेशा। बिल्कुल। नहीं तो ये तो हम आई थिंक दिख ही रहा है दैट दिस बंदिश का सेट इज एक्सेप्शनली बहुत ही एक बहुत सुंदर सेट है। बट ये भी बात सच है कि अब हम काफ़ी सेट्स पर जाते हैं जहाँ पे एक्चुअली है ये, जो कि काफ़ी एक अलग चीज़ है फ्रॉम बिफोर। हम कहीं काफ़ी पहले सेट पे जाओ यूज्ड टू फील के ओहो, मतलब आपको लगता था हायरार्की एंड जस्ट द वाइब ना, इट्स लाइक, एंड पर्टिकुलरली एज अ वुमन। So I would, I know that I have been very, very careful on a set because you just want to, nobody to trespass that space at all. तो किसी को कभी लगना भी नहीं चाहिए कि आप वो कर सकते हो। तो आपको exceptionally थोड़ा वो रहना पड़ता है, which is
a bit of a burden. You know, I'm sure many women know what I'm talking about. Yeah. Because that is a non-negotiable for me, you know, completely. So I don't want to leave a project. So, but if it comes to it, I would. Yeah. So you know, touch wood, कभी ऐसा ना हो. लेकिन तो वो over time I feel there's a sense more and more on sets when you go. You know, I used to think अरे वो वाले लोग हैं ना, वो एक set है जो अरे वो तो अपने जैसे लोग हैं, अपना हो गया. अब it's like there are more and more sets now where I feel that अरे वाह यार, you know, it's like I would consider them my favorite. But this set is very special, and truly it's very special, and it's really a lot to do with Amrit and Anand. I don't think I met anybody who doesn't like Anand there. You know, it's strange. You know, it's like he's just very right easy. across He the board. diplomatic person है यार, सबको अच्छा लगता है. So yeah, so it's a very special set. Rajesh sir. नहीं, ये बिल्कुल मतलब ये हम जो यहाँ पे बंदिश बैंडिट के सेट पे जो माहौल था और जिस तरह का वर्क कल्चर था, वो एकदम दिखाई देता है. और जो पहले सीजन में आप देख चुके हैं उसका असर, और दूसरे में भी ज़रूर दिखेगा. और अमृत और आनंद और पूरी टीम, मतलब जहाँ जो लीडर्स होते हैं उनसे फ़र्क पड़ता है, जैसा अतुल बोल रहे थे. और उन्होंने सच में इतना फर्टाइल ग्राउंड दिया हम सब लोगों को कि उसमें हम पनप सकें और अंकुरित हो सकें. Very nice. Ritvik. Well, I think from the beginning till probably whenever I'm away from this world, I think Bandish Bandit is going to be on top of the list. चाहे जितने भी career milestones आ जाए, this set, this show, these people to work with will always remain on top. It'll always be the headline of everything in my career, you know, because Bandish Bandits is the set that I always want to come back to. And Kunal. Yeah, no, I agree with everything. There's nothing I can add to this because it's really I think one is the vibe that we all share on set, and then in how it translates onto screen, and it doesn't always translate. Sometimes you could have the best relationships on set, but it doesn't necessarily mean become anything a for performance to remember. Performance, yeah. But I think what it allows at least is the trust and faith in each other to that you know that you are looking out for each other. There is no one-upmanship. There's there's no sense of competition. There's a sense of wanting to try and make things better. You know, and I think that space that Anand and Amrit have allowed everyone on the set is to contribute freely, you know, and to contribute without fear, without apprehension, and everybody who's part of a scene. And I think that is what finally translates, because you can have sets where people are very hunky-dory together, bahut jokes ho rahe hain, you know, there's all sorts of fun and laughter, but it doesn't necessarily translate. But I think that what helps here is when you have such wonderful artists is that everyone's opinions are taken in, processed, and you're trying to do the best, put your best foot forward. So I think that's what hopefully has translated onto screen. And yeah, I mean, now soon it's going to be up for the audience to decide. But yeah. बहुत सारे आर्टिस्ट इस शहर में आते हैं. मैं आप तीनों से तो स्पेशली ये सवाल पूछना चाहता हूँ. मैं भोपाल से हूँ, बहुत लोग वहाँ पे थिएटर से आते हैं, और जैसे ही वो आते हैं उन्हें एक्सटर्नल नॉइस बम्बार्ड करती है. इतने सारे सजेशंस और ओपिनियंस, जो दुनिया का सबसे आसान काम है, ज्ञान देना, इतना मिलता है उन लोगों को कि आपको पोर्टफोलियो तो बनाना ही है, आपको जिम तो ज्वाइन करना ही है, तभी आप एक्टर बनोगे. और बेचारे वो लोग आते हैं नए नए और दे गेट इन्फ्लुएंस्ड, एंड उसी पथ पे आगे जाके कभी कभी वो कंफ्यूज हो जाते हैं. आप, अगर मैं आप सबसे पूछूं एक सेट ऑफ एडवाइस को एक ऐसे लड़के या लड़की को जो जिसका पहला दिन है या पहला महीना है और वो एक्टर बनने आया है, तो उसको क्या करना चाहिए, और वो उसको क्या चीज़ें नहीं सुननी चाहिए कि यार ये सब चीज़ें ना सिर्फ दिमाग खराब करेंगी? ऋत्विक बता देगा. ऋत्विक, हाँ, लेट्स स्टार्ट विद ऋत्विक. Can I? Okay, I'm just going to quote somebody. I remember watching this interview. एक interview था, I think 10-15-18 साल पहले मैंने देखा था ये वीडियो, जहाँ पे मिस्टर राम गोपाल वर्मा was being interviewed, और उनसे पूछा गया कि नए डायरेक्टर्स के लिए अगर आपको कोई एडवाइस देना हो तो आप क्या एडवाइस देंगे? And he said कि my only advice would be to not take anybody's advice. And I'm sticking by it very honestly, because at the end of the day, we can take advice, we can listen to everybody,
we as a culture in India are so reverent to our seniors and our elders that we do want to listen to them. Like they've walked the path. Like what do you have to suggest? Ab suniye. But at the end of the day, when you get the results, don't go back and tell them it was wrong because of you, or it was right because of you. Own the decisions that you're making. So suniye, listen to everybody's advice, but do your own thing. Yeah, very lovely. Kunal? I don't know. I mean, I don't know how you go about it. I guess the one way to do it is just is to just try and do the work. Like if you want to do plays, and I guess even that is very difficult to break into. It's not easy कि आपको कोई मौका दे कि आप stage पे आ जाइए, आप perform कीजिए, tickets बिक रहे हैं. It's not as easy as just wanting to say मैं stage कर लूँगा, because not every production is going to put you on stage immediately. Definitely. But you have to be a part of that world. You have to start reading with people. You have to start just workshopping things, performing for friends, building a circle, building a community where you feel like, when you perform something, somebody will, I think it's about building connections with other people, hoping that other people see you, remember something that you've read, something that you've said. That's the only way to keep going in the field. Whereas all the other things are important, work on your body. I mean, I'm not anyone to give advice on how you should treat your body, but yeah, I mean, all those things make a difference. But yeah, I mean, I guess just try and just do the craft as best you can. Yeah, the homework. Yes. आप लोगों को किसी ने कंफ्यूज किया था जब हमारे मतलब मैं सलाह तो खुद को ही रोज नहीं दे पाता हूँ तो किसी और को क्या दूं, लेकिन हमारे टीचर थे कारण साहब, वो उसका ध्यान रखा मैंने अपने जीवन में, अब तक भी वो कोशिश जारी है. वो कहते थे कि सिद्धि के पीछे भागो, प्रसिद्धि अपने आप मिल जाएगी. अगर प्रसिद्धि के पीछे भागोगे तो सिद्धि मिलना भी छूट जाएगा. Wow. So I think कि work on your craft continuously और रिजल्ट अपने आप खुशबू की तरह आएगा किसी दिन. बिल्कुल कंसिस्टेंसी. आप लोग कुछ ऐड करना चाहें? I think कि जो भी एक्टर बनने या डायरेक्टर इवन आई वुड से बनने वैसे तो अगर वो मादा होना चाहिए कि कुछ भी सर्टेन नहीं है at all. मतलब nothing in our line of work. It is literally you do not know from one gig to the other. Today there is work, tomorrow we do not know for 6-8 months literally. अगर तो सस्टेन करने का हिम्मत है खुद को, मतलब हर तरह इंटरनली एक्सटर्नली, तो ही इसके बारे में सोचना, क्योंकि ये आई थिंक सबसे it's the highest ask I think in our profession, that we don't create the content, हमको वही पिक करना है जो हमारे पास आएगा. बिल्कुल. तो अब वो आएगा, आप डिपेंडेंट है एक एक्सटर्नल चीज पे, वो कब आएगा कि नहीं आएगा फिर आके रुक जाएगा, कुछ नहीं कह सकते. तो ये लेने की अगर हिम्मत है, इस तरह से जी सकते हो जिसमें कि आप बिखर ना जाओ, तो ही ये बिल्कुल. हाँ, you have to be headstrong. Something you have to be. I don't know what it is, but you have to be something. Yes. Sir. It's put it in other words what she just said. यहाँ पे ना टैलेंट से भी ज्यादा टेम्परामेंट बहुत जरूरी है जी. चाहे आपको सक्सेस मिले या फेलियर मिले, मतलब सुपर हिट देने के बाद भी, हाँ कुछ भी टेम्परामेंट आपका होना ना इस यहाँ पे टिके रहने के लिए वो बड़ा जरूरी है. सो दैट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग विच विल मेक यू अ हैप्पी ह्यूमन बीइंग. उससे नजर नहीं हटनी चाहिए. प्रोफेशन सब कुछ नहीं होता जिंदगी में. आपकी जिंदगी सबसे ज्यादा जरूरी है. वो बहुत, और मैं हमेशा ये कहता हूँ ना कि क्या है, एक्टिंग अच्छी लगना, एक्टिंग आना और एक्टिंग का बिजनेस करना, ये तीन अलग चीजें हैं. और ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है बिल्कुल भी. आपको एक्टिंग बहुत, मुझे एक्टिंग अच्छी लगती है, हाँ अच्छी लगना अलग बात है और आना अलग बात है. आप बहुत अच्छे एक्टर हो सकते हैं, लेकिन उसका बिजनेस करना वो एक कंप्लीटली अलग चीज है. वहां पे टेम्परामेंट आपका आ जाता है. उतना ज्यादा अच्छा एक्टर ना हो, लेकिन उसका बिजनेस उसको बहुत ही अच्छी तरह से करना वो जानता हो, वो आदमी या औरत. तो ये सब कुछ होता है. लेकिन अगर ये सब कुछ आपको एक क्या कहते हैं, एक शो में अगर देखना है ना, तो बंदिश बैंडिट देखना चाहिए. क्योंकि नहीं, सही कह रहा हूँ, बिल्कुल, क्योंकि हर तरह का किरदार है इसमें.
क्या तो किरदार। दिग्विजय का किरदार है कि वो जानता भी है कला, उसका धंधा भी करना उसको आता है। राजेंद्र जैसा कैरेक्टर है कि इतना अच्छा कलाकार है, उसको वो पता नहीं बेचारे को वो क्या करे क्या नहीं करे। हमारे जो सबसे हमारा छोटा भाई है वो कहीं जाके वो एडवर्टीजमेंट कर लेगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा, ये तो माहिर हैं धंधा लोगों से करवाने के लिए। नहीं, बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ कि हर तरह के कलाकार हैं कि कुछ अच्छा कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, जिनके पास टैलेंट है, जिनके पास टेम्परामेंट है वगैरह वगैरह। जो हमारे श्रेया का जो कैरेक्टर है वो अलग ही तरह से यहाँ वहाँ जा रहा है। तो मुझे लगता है कि जितने भी एक्टर्स नहीं वही नहीं सेम थिंग वही मैं कह रहा हूँ, क्योंकि सारे कलाकारों की कहानी है और इस तरह से लिखी गई है कि सब एक जैसे नहीं हैं, हम एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। बिल्कुल सारे जो लोग हैं, मतलब जो किरदार हैं और ऊपर से कलाकार हैं जी। तो इसलिए सारे लोगों को, और जो एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं या जो भी यहाँ पे आना चाहते हैं, थैंक यू आपके समय के लिए, एंड आई विश ये शो इट बिकम्स एज बिग एज एनी अदर लेजेंडरी शो, एंड ऑल द लक। Thank you. Thanks so much. Thank you. Thanks. And that's the end Thank you, of Rathod sahab. Rathor's in conversation with Rathod. Thank you.